नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सप्ताह के संवाद में। आजकल बांग्लादेश विश्व के मानचित्र पर उथल पुथल के रूप में दिखाई दे रहा है। आज हम बांग्लादेश के बनने और उसके इतिहास पर बात करेंगे। 26 मार्च 1971 तुरा मेघालय में सीमा सुरक्षा बल के 83वीं बटालियन के मुख्यालय में रात 2 बजे बजी टेलीफोन की घंटी ने सीमा सुरक्षा बल के डिप्टी कमांडेंट वीरेंद्र कुमार गौड़ को जगा दिया। मनकचार आउटपोस्ट के इंचार्ज ने उन्हें फोन पर बताया कि पूर्वी पाकिस्तान से आए कुछ लोग यहां भारत में शरण की मांग कर रहे हैं। गौड़ का जवाब था, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि बीएसएफ को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। इससे पहले इस तरह की कोई मांग मेरे सामने नहीं आई है। बहरहाल सुबह मैं ये खबर उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक किसी को भारत की सीमा में मत घुसने देना। कुछ मिनटों बाद बाघ मारा चौकी से एक संतरी ने भी इसी तरह की खबर दी। उसने बताया कि शरणार्थी लोग कह रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है। अभी गौड़ ने फोन रखा ही था कि डालू चौकी से भी इसी तरह की खबर आई। गौड़ ने तुरंत कूट भाषा में अपने बॉस डीआईजी बरुआ को संदेश भेजकर बढ़ते हुए संकट की सूचना दी। डीआईजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि वो उस समय गहरी नींद में थे। बीएसएफ के मुख्यालय में किसी ने डीआईजी को जगाकर सीमा पर हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गौड़ के संदेश का जवाब देते हुए कहा कि शरणार्थियों को रात भर के लिए भारत की सीमा के अंदर रहने दिया जाए। पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने बीएसएफ के अफसर को पूर्वी पाकिस्तान आने का न्योता दिया। किसे पता था कि इन शरणार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़कर 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी और उन्हें करीब 1 साल तक भारत की धरती पर रहना पड़ेगा। इस बात की भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अर्धसैनिक बल बीएसएफ को बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में और सक्रिय भूमिका निभाने को मिलेगी। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की छग्याल नैया चौकी के इंचार्ज हेड कांस्टेबल नरुद्दीन बंगाली थे। उनकी भारत की श्रीनगर चौकी पर तैनात परिमल कुमार घोष से दोस्ती थी। वो अक्सर सीमा पर आकर घोष से मिला करते थे। 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना के क्रैकडाउन के बाद नरुद्दीन ने परिमल घोष से अनुरोध किया कि वो सीमा पार करके पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष में उनकी मदद करें। घोष ने अपनी वर्दी बदलकर आम लोगों जैसे कपड़े पहने और अपने साथ चटगांव के पटिया कॉलेज के प्रोफेसर अली का एक नकली परिचय पत्र रखा। वो कुछ दूर पैदल चले, फिर नरुद्दीन के साथ रिक्शे पर सुभापुर पुल पर पहुंचे। वहां पर ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के 6 जवान पहले से मौजूद थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की मिट्टी हाथ में लेकर उन्हें शपथ दिलाई कि अब वो बांग्लादेश की आजादी के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तानी सैनिकों के लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों को निर्देश देकर घोष भारत की सीमा में वापस आ गए। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों की जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खुद सीमा पार करके पूर्वी पाकिस्तान गए थे। अगले दिन उनके बॉस लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के. घोष उनसे मिलने उनकी चौकी पर आए। उशीनोर मजूमदार हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब इंडिया सीक्रेट वॉर बीएसएफ एंड 9 मंथ्स टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं, चाय पीने के बाद जब परिमल घोष ने अपने बॉस ए.के. घोष को बताया कि वो खुद सीमा पार कर सुभापुर पुल तक गए थे तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। उन्होंने गुस्से से इतनी जोर से मेज पर अपना हाथ मारा कि मेज पर रखी चाय छलक कर गिर गई। ए.के. घोष ने कहा, मेरी अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि इसके लिए तुम्हें कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है? यह कहकर घोष झटके से उठे और अपनी जीप की तरफ
बढ़ गए। परिमल घोष ने चलते चलते उन्हें सैल्यूट किया, लेकिन ए.के. घोष ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। परिमल घोष को लग गया कि अब उनकी नौकरी खतरे में है। भारत की पूर्वी सीमा से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में गृह सचिव गोविंद नारायण के निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारत सरकार के कई आला अधिकारियों के अलावा सीमा सुरक्षा बल के निदेशक के रुस्तम जी और रॉ के निदेशक आर्यन काव भी मौजूद थे। इस बैठक में तय हुआ कि सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर मध्य प्रदेश में अपनी अकादमी से अपने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भेजेगा, ताकि वहां के हालात पर करीबी नजर रखी जा सके। अगले दिन लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के. घोष दोबारा श्रीनगर आउटपोस्ट पर पहुंचे। इस बार वो अपनी जीप से हंसते हुए उतरते ही उन्होंने कहा, पिछली बार मैंने आपकी दी हुई चाय नहीं पी थी, आज चाय बनती है। ये सुनकर सहायक कमांडेंट परिमल घोष की जान में जान आई। उन्हें लगा कि अब उनके कोर्ट मार्शल की संभावना खत्म हो गई है। उशीनोर मजूमदार लिखते हैं कि 29 मार्च को परिमल घोष एक बार फिर प्रोफेसर अली बनकर पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में घुसे। इस बार अपने बॉस की सहमति से वो इस मिशन पर जा रहे थे। उनके साथ ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के नरुद्दीन और बीएसएफ के कुछ जवान भी थे। उन लोगों ने आम आदमियों के कपड़े पहन रखे थे। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोही लड़ाके उनके मुंह से ये बात सुनकर खुश हुए कि भारत ने उनकी मदद करने का फैसला किया है। वो लोग परिमल घोष को कंधे पर उठाकर नाचने लगे। घोष ने वहां विद्रोहियों के कमांडर मेजर जियाउर रहमान से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि भारत उन्हें मोर्टार और तोप के गोले उपलब्ध कराए। दिल्ली में सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ मुक्ति वाहिनी को सीमित सहायता देने के लिए तैयार हो गए। बीएसएफ के निदेशक रुस्तम जी ने लेफ्टिनेंट कर्नल घोष को यह खबर पहुंचा दी। घोष ने परिमल घोष को यह सूचना देते हुए 92वीं बटालियन के मुख्यालय से मोर्टार और कुछ गोले भिजवाने की व्यवस्था करवाई। अगले दिन यानी 30 मार्च को परिमल घोष ने यह सामान मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों तक पहुंचा दिया। 29 मार्च को ही पूर्वी पाकिस्तान में यह खबर फैल गई कि एक भारतीय रक्षा अधिकारी ने विद्रोहियों से मुलाकात की है। हथियार पहुंचते ही इस बात की पुष्टि हो गई कि भारत मुक्ति वाहिनी के समर्थन में कूद पड़ा है। मेजर जिया ने यह खबर मुक्ति वाहिनी के दूसरे योद्धाओं तक पहुंचा दी। इस बीच जब बीएसएफ के निदेशक रुस्तम जी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से निर्देश लेने गए तो उन्होंने कहा, तुम जो चाहे करो मगर पकड़े मत जाना। सोवियत संघ में भारत के राजदूत और इंदिरा गांधी के करीबी डीपी धर शुरू से ही मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को तोपें और मोर्टार देना चाहते थे। अपने करीबी दोस्त और इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर को पत्र लिखकर कहा, हमें इस प्रतिरोध को किसी भी हालत में धराशायी नहीं होने देना है। 30 मार्च 1971 को सीमा सुरक्षा बल को सूचना मिली कि अवामी लीग के 2 वरिष्ठ नेता ताजुद्दीन अहमद और अमीरुल इस्लाम भारतीय सीमा के निकट पहुंच चुके हैं। 76 बीएन के अफसरों ने बीएसएफ के आईजी गोलक मजूमदार को कूट संदेश भेजकर इस बारे में बता दिया। मजूमदार ने हॉटलाइन पर अपने बॉस रुस्तम जी से संपर्क किया। रुस्तम जी ने फोन सुनते ही हवाई अड्डे का रुख किया और वहां खड़े बीएसएफ के जहाज से कलकत्ता पहुंच गए। मजूमदार ने रुस्तम जी को दमदम हवाई अड्डे के रनवे पर जाकर रिसीव किया। उस समय रात के 12 बज चुके थे। रुस्तम जी ने लिखा, मजूमदार मुझे हवाई अड्डे के पास खड़ी एक जीप के नजदीक ले गए जिसमें सुरक्षा कर्मियों से घिरे ताजुद्दीन अहमद बैठे हुए थे। हम उन्हें और अमरुल इस्लाम को अपनी काली एम्बेसडर कार में बैठाकर असम हाउस ले गए। उन्होंने लिखा है, मैंने उन्हें अपना कुर्ता पैजामा दिया ताकि वो नहाने के बाद धुले हुए कपड़े पहन सके। तब तक रात के 1 बज चुके थे। इतनी रात को कहीं खाना नहीं मिल सकता था। हमारे आईजी गोलक ने अपने हाथों से उन दोनों के लिए ऑमलेट बनाया। रुस्तम जी लिखते हैं, अगले दिन मैंने और गोलक ने न्यू मार्केट जाकर ताजुद्दीन और अमरूल के लिए कपड़े, सूटकेस और
टॉयलेट का सामान खरीदा। 1 अप्रैल को गोलक ताजुद्दीन और उनके साथी को दिल्ली ले गए, जहां उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया। 2 दिन बाद उनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात करवाई गई। दिल्ली में 1 सप्ताह बिताने के बाद वो 9 अप्रैल को कलकत्ता वापस लौट गए। बांग्लादेश की निर्वासित सरकार को एक संविधान की जरूरत थी। बीएसएफ के ला अफसर कर्नल NS बैंस ने ताजुद्दीन अहमद के साथ आए बैरिस्टर अमरुल इस्लाम को बांग्लादेश का अस्थायी संविधान लिखवाने में मदद की। पत्रकारों को पहले से नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। मानस घोष अपनी किताब बांग्लादेश वॉर रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो में लिखते हैं, आम आदमियों के कपड़े पहने बीएसएफ के जवानों ने बैद्यनाथ ताल को चारों ओर से घेर रखा था। भारतीय वायुसेना के विमान उस इलाके में गश्त लगा रहे थे ताकि पाकिस्तानी वायुसेना के किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवानों ने अपनी फटी और गंदी वर्दी में बांग्लादेश की निर्वासित सरकार के मंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। एक कोने में एक संगीत मंडली बनी जो संगीत बजा रही थी और वो भी बिना उपकरणों के। बांग्लादेश के रासगान आमार सोनार बांग्ला का अभ्यास कर रही थी। तभी गोलक से कहा गया कि वो नजदीक के एक भारतीय गांव से तबले और हारमोनियम का इंतजाम करें। दिनाजपुर से अवामी लीग के सांसद यूसुफ अली ने माइक पर बांग्लादेश की आजादी की घोषणा को पढ़ा। इसके बाद सभी मंत्रियों ने एक के बाद एक शपथ ली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सारा इलाका जोए बांग्ला के नारों से गूंज उठा। इसको कलकत्ता के एक और बैरिस्टर सुब्रतो राय चौधरी ने दोबारा जांचा। इस बात पर काफी बहस हुई कि नए देश का नया नाम क्या रखा जाए। इसके लिए ईस्ट बंगाल, बंगभूमि, बंगा, स्वाधीन बंगला जैसे कई नाम सुझाए गए। अंत में ताजुद्दीन ने कहा कि शेख मुजीब ने बांग्लादेश को अपना समर्थन दिया था। सभी नेता बांग्लादेश के नाम पर सहमत हो गए। पहले इसके नाम में 2 शब्द थे जिसे बदलकर एक शब्द बांग्लादेश कर दिया गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि बांग्लादेश की निर्वासित सरकार कहां शपथ ले। रुस्तम जी ने सलाह दी कि शपथ ग्रहण समारोह पूर्वी पाकिस्तान की भूमि पर होना चाहिए। इसके लिए मेहरपुर कस्बे के पास बैद्यनाथ ताल में आम के एक बाग को चुना गया। सेना की जनसंपर्क इकाई के प्रमुख समर बोस और कर्नल आई रिखिए ने कलकत्ता से करीब 200 पत्रकारों को कारों के काफिले में बैद्यनाथ ताल पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इस बीच बीएसएफ के निदेशक रुस्तम जी और आईजी गोलक मजूमदार भारतीय सीमा के अंदर रहकर सारी कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार का दफ्तर 8 थिएटर रोड पर बनाया गया। ताजुद्दीन अहमद अपने दफ्तर से सटे एक कमरे में रहने लगे। बाकी मंत्रियों को बालीगंज सर्कुलर रोड पर बीएसएफ के एक भवन में रहने की जगह दी गई। रुस्तम जी उन गिने चुने लोगों में से थे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हॉटलाइन पर बात कर सकते थे। एक दिन उन्होंने फोन मिलाकर पूछा कि अगर कलकत्ता में पाकिस्तानी उच्चायोग के सभी बंगाली कर्मचारी पाला बदल लें तो क्या उनको आपका समर्थन मिलेगा। इंदिरा गांधी इस प्रस्ताव से बहुत अधिक खुश नहीं हुई। उन्होंने रुस्तम जी को आगाह किया कि इस ऑपरेशन में एक मामूली सी गलती भारत को परेशानी में डाल सकती है। रुस्तम जी ने कहा कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उन्होंने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त हुसैन अली से न सिर्फ खुद मुलाकात करके उन्हें पाला बदलने के लिए राजी किया, बल्कि निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद से भी उनकी मुलाकात करवाई। तय हुआ कि 18 अप्रैल को हुसैन अली पाकिस्तान से अपना नाता तोड़कर बांग्लादेश की सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर देंगे। उशीनोर मजूमदार लिखते हैं, 10 बजे के आसपास कलकत्ता में बहुत जबरदस्त तूफान आया जिसने न सिर्फ पार्क सर्कस मैदान के बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए बल्कि उस खंभे को भी गिरा दिया जिस पर उप उच्चायोग में पाकिस्तानी झंडा
लहरा रहा था। जैसे ही तूफान थमा, हुसैन अली और उनके कर्मचारी भवन में पहुंच गए। उनमें से एक शख्स ने फ्लैग पोल से पाकिस्तानी झंडा निकालकर उसकी जगह बांग्लादेश का झंडा फहरा दिया। वहां मौजूद बीएसएफ के लोगों ने भवन पर लगे पाकिस्तानी नेम प्लेट को हटाकर एक नया बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा हुआ था प्रजातांत्रिक बांग्लादेश गणतंत्र के उच्चायुक्त का दफ्तर। पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए ढाका में भारत को उप उच्चायोग बंद करा दिया। इस ऑपरेशन में निदेशक रुस्तम जी, आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल नरिंदर सिंह, आईजी इंटेलिजेंस पीआर राम गोपाल और आईजी पूर्वी क्षेत्र गोलक मजूमदार उप उच्चायोग की सड़क पर भेष बदलकर खड़े थे। 27 मार्च 1971 को शाम 7 बजे मुक्ति वाहिनी के मेजर जियाउर रहमान ने कलूर घाट रेडियो स्टेशन से मुजीब की आजादी की उद्घोषणा को प्रसारित किया। 3 दिन बाद पाकिस्तान के युद्धक विमानों ने रेडियो स्टेशन पर बम गिराकर उसे ध्वस्त कर दिया। बीएसएफ के निदेशक रुस्तम जी ने बीएसएफ की टेकनपुर अकादमी से 200 वॉट का शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर मंगवा लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के. घोष ने अपनी बटालियन का पुराना रिकॉर्ड प्लेयर उपलब्ध कराया और स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र का प्रसारण शुरू हो गया। सीमा सुरक्षा बल के इंजीनियरों और जवानों ने सुभापुर पुल को ध्वस्त करने में मुक्ति वाहिनी की मदद की। 6 हफ्तों में बीएसएफ के पूर्वी पाकिस्तान के 29 सड़क और रेलवे पुलों को जमींदोज किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तानी सेना के जवानों को रसद पहुंचने में विलंब होने लगा। जब भी बीएसएफ के जवान पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करते, उन्हें अपनी वर्दी पहनने की इजाजत नहीं होती। वो न तो जंगल बूट पहन सकते थे और न ही भारत में निर्मित हथियार ले जा सकते थे। प्लाटून कमांडर रूपक रंजन मित्रा ने पूर्वी पाकिस्तान में खुफिया तौर पर घुसने वाले बीएसएफ के जवानों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। उशीनोर मजूमदार लिखते हैं, उन्हें सिखाया गया कि किस तरह अस्सलाम वालेकुम कहकर अभिवादन किया जाता है। कुछ लोगों ने नमाज पढ़नी सीखी और 5 वक्त पढ़ी जाने वाली नमाजों के नाम याद किए। बीएसएफ के हिंदू जवानों ने अपने नाम बदले। मित्रा ने अपना नाम बदलकर तालिब हुसैन कर लिया। वो कैंप में भी एक दूसरे के नए नामों से पुकारते ताकि वो इसके अभ्यस्त हो जाए। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को रात में अपनी बैरकों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जब भी वो रात में सड़कों पर गश्त करने निकलते, उन पर गोलियां चलाई जाती। कुछ दिनों बाद उन्होंने रात में बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उशीनोर मजूमदार लिखते हैं, पाक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राम सिंह अकेले व्यक्ति थे जो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के रेडियो ट्रांसमीटर को चलाना जानते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह ट्रांसमीटर दिन में सिर्फ 1.5 घंटे चल सकता था। इंजीनियरों और स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे बांग्लादेश के लोगों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू कर दिए। शुरुआती दिनों में अखबारों में छपी खबरें प्रसारित की जाती थीं। इसके बाद दुनिया के लोगों से बांग्लादेश के संघर्ष में मदद करने की अपील की जाती और नजरुल गीत सुनवाए जाते। हर आधे घंटे बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेते, क्योंकि पुराना ट्रांसमीटर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता। बीएसएफ के 2 अफसरों, डिप्टी कमांडेंट एसपी बनर्जी और सहायक कमांडेंट एमआर देशमुख को गुप्त रेडियो स्टेशन चलाने की जिम्मेदारी दी गई। इन लोगों को अगरतला के सर्किट हाउस में ठहराया गया और आने जाने के लिए एक जीप दी गई। कुछ दिनों बाद इस रेडियो स्टेशन को पश्चिम बंगाल शिफ्ट कर दिया गया, जहां रॉ ने कलकत्ता पहुंचे पूर्वी पाकिस्तान के रेडियो कलाकारों की मदद से रेडियो कार्यक्रम बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जब इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव परमेश्वर नारायण हक्सर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर से पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार दिए जाने की शिकायत की, तो उन्होंने उल्टे भारत पर बंगाली छापा मारों को हथियार देने का आरोप
मढ़ दिया। लेकिन हक्सर ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने मुक्ति वाहिनी के छापामारों को कोई हथियार दिए हैं। हालांकि ये सही नहीं था। श्रीनगर की चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की सहायता के लिए न सिर्फ 19 राजपूताना राइफल्स की 4 कंपनियां तैनात की गईं, 6 तोपें और 3 इंच के मोर्टार की भी व्यवस्था की गई। भारत ने तब भी और आज तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि उसने मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं की सहायता की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता सिडनी सॉनबर्ग उस प्रशिक्षण शिविर तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां सीमा सुरक्षा बल के लोग मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को ट्रेन कर रहे थे। उन्होंने भारत और पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर 4 दिन बिताए। पाकिस्तानी सीमा के अंदर भी घुसने में कामयाब रहे। उन्होंने 22 अप्रैल 1971 के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंक में बंगलीज टू रिग्रुप देयर फोर्सेस फॉर गुरिल्ला एक्शन शीर्षक में लिखा था। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह सीमा सुरक्षा बल के लोग मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण और हथियार दे रहे थे। 1971 के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल के 125 सैनिकों ने अपनी जान दी, जबकि 392 सैनिक घायल हुए। युद्ध के बाद बीएसएफ के 2 आला अधिकारियों के रुस्तम जी और अश्वनी कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आईजी गोलक बिहारी मजूमदार को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान पाने वाले पहले गैर सैनिक अधिकारी थे। इसके अलावा सहायक कमांडेंट रामकृष्ण बाधवा को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये था आज का संवाद, यानी हफ्ते का संवाद। फिर मिलेंगे अगले किसी दूसरे मुद्दे पर कोई दूसरा संवाद देकर। तब तक के लिए धन्यवाद।